जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 के साइंस सीरीज में आप लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अध्याय फर्स्ट जो है हम लोगों ने रासायनिक समीकरण बड़े शानदार तरीके से उसको मैंने खत्म किया है। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरे की पूरी क्लास एक ही वीडियो में है, पहला चैप्टर। आज हम दूसरा चैप्टर, पूरे अध्याय का जो वीडियो है इसी एक वीडियो मिलेगा। और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे अंत तक बने रहिए और देखिए बोर्ड एग्जाम में जरूर फंसने वाला है। 100% इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। इसलिए शानदार तरीके से पूरे सेशन को सुनिएगा, जाइएगा नहीं, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले हम लोग अम्ल जान लेते हैं। अम्ल होता क्या है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? जो खट्टे फल है उसमें खट्टा, उसमें अम्ल है, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं। कुछ अम्ल खाए जा सकते हैं, कुछ अम्ल खाए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वे संक्षारक होते हैं और इतने बड़े प्रबल संक्षारक होते हैं वो त्वचा को भी जला सकते हैं। जितने भी अम्ल हैं वो जल में विलय, जितने भी अम्ल हैं वो जल में विलय होते। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि अम्ल की, तो जिसको इंग्लिश बोलते हैं एसिड। अम्ल की पहचान कैसे करेंगे? एक लिटमस पेपर आता है, वहां पर नीले लिटमस पेपर पर अगर आप अम्ल डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को अगर डालेंगे अम्ल में, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। बस में अगर इसी को उल्टा हम क्षारक का बोले तो लाल लिटमस पेपर को अगर हम क्षारक में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। बस में आ गए? ठीक है, तो अम्ल के बारे में जान गए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कुछ अम्लों को खाया जा सकता है, कुछ अम्लों को खाया नहीं जा सकता है। हमारे बात समझिएगा। ये जल में विलय होते हैं। जो अम्ल होते हैं वे जल में विलय होते हैं। अम्ल जो है, अम्ल में विद्युत का चालन भी होता है। अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत का चालन होता है। अभी मैं डिटेल्स बताऊंगा किस तरह से चालन होगा। पहले भूमिका हम पढ़ लेते हैं। क्षारक, क्षारक का स्वाद कसैला होता है। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कसैला होता है। ये भी क्या होते हैं? ये भी संक्षारक होते हैं। ये भी त्वचा को जला सकते हैं और क्षारक भी जल में विलय होते हैं। क्षारक भी जल में विलय होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था क्षारक के बारे में कि जो क्षारक है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। हम पहचान कैसे करेंगे? लाल लिटमस पेपर ले लीजिए, उसी को उसमें डुबो दीजिए और लाल लिटमस पेपर अगर नीला हो गया तो जान लेना विलयन क्या है? क्षारक है। वो विलयन क्या है? क्षारक है। लेकिन ये परिभाषा तो आपको बतानी नहीं है, 10th के अकॉर्डिंग बनाना बताना है। अम्ल किसे कहते हैं? तो आइए हम लोग परिभाषा सुनते हैं। अम्ल, कहीं कहीं पे आर्हीनियस लिखा गया है, कहीं कहीं पे अर्हीनियस लिखा गया है। आर्हीनियस के अनुसार कहीं के पैसा लिखा है, कहीं के आर्हीनियस लिखा है, उड़नतुरा लगा के दिया है। ठीक है, आप लोगों की किताब में क्या दिया है? आर्हीनियस दिया है कि अर्हीनियस दिया है? बताइए। नहीं दिया है, आर्हीनियस है दिया है। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। आर्हीनियस के अनुसार, अब ध्यान से सुनिएगा। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4, HNO3। फिर से दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। तो लिखिएगा, ऐसे यौगिक, 10th वाले कलम कापी लेके लिखते रहेंगे। ऐसे यौगिक सब लिखते रहेंगे। ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है? अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम भी सुनते रहिएगा सब बच्चे।
HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं और HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये तीनों का तीनों जो मैंने लिखा है इसे खनिज अम्ल भी बोलते हैं, क्योंकि ये धरातल से खोद के निकाले जाते हैं और ये प्रबल संक्षारक होते हैं। अगर आपके चेहरे पड़ जाए तो आपके चेहरे को एकदम जलाकर विकृत कर देंगे। तो HCl, H2SO4, HNO3 को खनिज अम्ल भी कहा जाता है और ये है अम्ल। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अब बात मुद्दे पे है गुरुदेव, आपने कहा ये जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं, कैसे घुलेंगे? तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे। जब HCl को हम जलीय विलयन में घोलेंगे तो ये आपका H+ और Cl- मिलेगा। ये अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे। किसमें वियोजित होंगे? अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे। इसको हमारी बात ध्यान सुनना। HCl को एक्वस कर दो, इसका मतलब इसमें पानी मिलाकर विलयन बनाया गया है, तो ये H+ और Cl- में टूटेंगे। किसमें टूटेंगे? H+ Cl-, और जिसमें H+ होगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। एक शानदार तरीके से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर आयन उपस्थित है उसमें विद्युत धारा का चालन होगा। कहो गुरुदेव कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के या आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। थोड़ा फिजिक्स का एक सुनिएगा, एक टॉपिक, विद्युत धारा करंट। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब जिस भी विलयन में, जिस भी पदार्थ में आवेशों का प्रवाह होता रहेगा उसमें विद्युत धारा बहेगी, क्योंकि आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। वहां पर एक मुद्दा और भी है कि जो आवेशों विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। मतलब अम्ल में विद्युत चालन भी होता है, क्योंकि ये अपने आयनों में वियोजित होंगे। अगर आयन है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, आयन है मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत धारा का चालन होगा, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी अम्ल में, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये बातें समझ में आ गई? HCl, H+ Cl- में टूटेगा। H2SO4 अगर इसे जलीय विलयन में डालें तो ये क्या बनाएगा? H2+ SO4 डबल- टूटेगा। और आपका नाइट्रिक अम्ल का अगर देखें तो नाइट्रिक अम्ल जो है H+ और NO3- आयन में टूटेगा। सब में H+ मिल रहा है मतलब ये अम्ल है। सब में H+ मिल रहा है मतलब ये सब अम्ल है। एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गई। आप लोग उतार लीजिए। तुरंत हम बढ़ते हैं क्षारक की ओर। लिख लिए? चलिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूं। अगर आपको इसको प्रॉपर रिएक्शन अगर आपका लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे। HCl एक्वस यानी जलीय विलयन में है, ये टूटेगा H+ आयन, क्योंकि जलीय विलयन में टूटा है तो AQ+ Cl- एक्वस लिखना मत भूलिएगा। इसका मतलब ये विलयन है। H+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस का मतलब क्या है? ये जलीय विलयन में है। जलीय विलयन में हर चीज का वैसे ही होगा। बस में चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्षारक की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ बढ़ेंगे? क्षारक की तरफ बढ़ेंगे। मैं आर्हेनियस की तरफ बात कर रहा हूं, आर्हेनियस के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। ऐसे यौगिक, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन दे, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन दे, उन्हें हम बोलते हैं क्षारक। उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं। याद हो गया? ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- देते हैं, उन्हें क्षारक कहा जाता है। उन्हें क्षारक कहा जाता है। ठीक है, ये किसके अनुसार है? आर्हेनियस के अनुसार है। किसके अनुसार है? आर्हेनियस के अनुसार है। हमारी बात समझ गए? अगर मैंने क्या कहा, हालांकि वैसे परिभाषा मैंने बताया जिसका स्वाद कसैला होता है।
लेकिन आर्हेनियस के अनुसार कहा ऐसे पदार्थ या यौगिक जो जिनको जलीय विलयन में घोलने पर या जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? क्षारक कहा जाता है। यानी अगर हम देखें जैसे जैसे आपका KOH, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस आदि, अगर इसको हम जलीय विलयन में घोलें KOH को, ये कुछ इस तरह से बनाएगा K प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक है, OH माइनस ऐसे बनाएगा, बस सुना गई। इसी तरह से अगर हम NaOH को जलीय विलयन में वियोजित करें, ये बनाएगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस। हालांकि अगर आप पुरानी किताबों को उठाकर देखें तो वहां पर बड़ा शानदार तरीके से थोड़ा परिभाषा कुछ इस तरह से दी हुई है, ऐसे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में O डबल माइनस या OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? O डबल माइनस या OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। वहां पे थोड़ा सा अंतर अलग करने के लिए थोड़ा देता है, क्षार की परिभाषा वहां पे लिखता है। वहां पे क्षार की जो परिभाषा देगा तो वहां पर ये देगा क्षार की परिभाषा, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। वहां पर जो मैंने मुद्दा बताया, हमारे पास समझ रहे हैं, वहां पर जो पुराना परिभाषा अगर आप देखेंगे तो वहां पर बोला जाता था ऐसे पदार्थ यौगिक जो जलीय विलयन में O डबल माइनस या OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहा जाता था, और जो क्षारक जल में घुलनशील होते थे उन्हें क्षार कहते थे। तब एक शानदार परिभाषा थी, उस शानदार परिभाषा को ध्यान से सुनिएगा। वो था सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ये सुपरहिट डायलॉग था कि सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बस सुना गई, इतना आप नोट कर लीजिए, थोड़ा तेजी से बढ़ते रहिएगा, ठीक है? नहीं तो एक काम करिए, आप लोग देखते रहिएगा और मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है रख दूंगा, आप लोग बाद में आपके घर पर भेज दो, आप मोबाइल भेज दूंगा, आप लोग लिखते रहिए, जो ऐसे है वीडियो देख के स्क्रीनशॉट मार लेंगे, ठीक है, ताकि तीव्रता से हम चल सके। अब आगे है आपका लवण, साल्ट। लवण की परिभाषा क्या हो, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पदार्थ यौगिक जिनके जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन तो होते हैं परंतु H प्लस और OH माइनस आयन नहीं होते। मैं साधारण लवण की परिभाषा बता रहा हूं। हालांकि लवण कई प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, दिक लवण, संकर लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। वहां पर बात आती है, वहां पर रहेंगे H प्लस, H रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, वहां पर OH माइनस रहेगा। लेकिन जो साधारण लवण की परिभाषा है तो ऐसे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन तो देते हैं परंतु H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देते हैं, उन्हें लवण कहा जाता है। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक या पदार्थ, ऐसे यौगिक या पदार्थ जो जलीय विलयन, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन तो देते हैं, धनायन और ऋणायन तो देते हैं, देते हैं, परंतु H प्लस
और Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देते, H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देते, नहीं देते, लवण का लवण। जैसे आप NaCl देख लीजिए, ठीक है, CaCl2 देख लीजिए। NaCl का अगर हम वियोजन करें जलीय विलयन में तो Na प्लस प्लस Cl माइनस सब एक्वस है, Na प्लस और Cl माइनस। इसका भी, इसको भी अगर जलीय विलयन में वियोजित करें Ca डबल प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस, बस में ऐसे टू, पिछले वीडियो अभी पीछे वाले में जो था, यहां पर जो है, और पीछे देखते हैं, यहां पर देखें तो जो H2SO4 है, यहां पर ये जो टूटता है 2H प्लस और HSO4 माइनस। जैसे यहां पर H2SO4 का अगर हम देखें, H2SO4 एक्वस का अगर देखें तो ये टूटेगा 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 डबल माइनस एक्वस। ठीक है, बात सुन आ गई। चलिए आगे देखते हैं, ये बात समझ में आ गई। ऐसे यौगिक या पदार्थ जो जलीय विलयन में धनायन और ऋणायन तो प्रदान करते हैं परंतु H प्लस और OH माइनस आयन नहीं देते हैं, उन्हें हम लवण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण में एक बड़ा चर्चित है दिक लवण, लवण का एक प्रकार है दिक लवण। मैं उसकी थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत डिटेल्स नहीं है, तो हमें सिर्फ फिटकरी दिक लवण के अंतर्गत आता है। बड़ा चर्चित नाम है फिटकरी साहब का, फिटकरी, जिसको बोला जाता है पोटास एलम, जिसको बोला जाता है पोटास एलम। कैसे तैयार होगा आप लोग ध्यान सुनिएगा। और जो फिटकरी का सूत्र होता है, कई बड़े बुजुर्ग भी यही सूत्र पूछते हैं, K2SO4 Al2 S4 का होल थ्राइस डॉट 24S2 डॉट 24S2। तो फिटकरी का सूत्र याद कर लीजिए, K2SO4 Al2S4 का होल थ्राइस डॉट 24S2। ए लवण का ही एक प्रकार है दिक लवण, और क्योंकि दो लवणों से मिलकर बनता है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को पहले उसे गर्म करके लिक्विड फॉर्म बदलते हैं, इसके बाद उसको 24 अणु जल के साथ क्रिस्टलन करा देते हैं, तो आपका फिटकरी प्राप्त हो जाता है, यानी पोटास एलम प्राप्त हो जाता है। अब इसी पोटास एलम को जब आप गर्म करेंगे, इसमें से जब पानी निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे दग्ध फिटकरी, यानी बर्न्ड एलम। अगर इसी फिटकरी को यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24S2 को जब आप गर्म करेंगे, इसमें से जब पानी निकल जाएगा, यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24S2 प्लस 24S2। इसलिए मैं एक बता रहा हूं कि एक बार पूछा गया था दग्ध फिटकरी से आप क्या समझते हैं, तो इसलिए मैं इसके चर्चा कर दिया हूं। इसको बोलेंगे दग्ध फिटकरी या बर्न्ट एलम, दग्ध फिटकरी बोलेंगे या बर्न्ट एलम बोलेंगे। बात समझ में आ गई शानदार तरीके से? किसी कोई डाउट? हाँ, याद रहेगा। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की तरफ, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं से पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे सूचक, इंडिकेटर पढ़ाएंगे। इंडिकेटर पढ़ाने के बाद हम तब ले चलेंगे अम्लों और क्षारकों की परस्पर क्रिया। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सूचक। सूचक होता क्या है? ऐसे पदार्थ या यौगिक जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? सूचक, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंडिकेटर। ऐसे यौगिक या पदार्थ, ऐसे यौगिक या पदार्थ जो किसी विलयन के, जो किसी विलयन के
जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, अम्लीय या क्षारीय होने की सूचना देते हैं, उन्हें सूचक कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है, उन्हें सूचक कहा जाता है। उन्हें सूचक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके कुछ प्राकृतिक सूचक हैं, कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। प्राकृतिक सूचक में आपका सबसे पहले आता है हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, और आप लोग कोई जानते हो बताइए। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, और कोई है? आदि। क्या कर रहे हो रिंकू? हाँ, ये मूर्खता वाली बातें कहाँ करते हो बेटा? दूसरा है कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक, जैसे थाइमोल ब्लू, मेथिल रेड, लिटमस भी प्राकृतिक में आएगा, कृत्रिम में आएगा? प्राकृतिक में आएगा। कृत्रिम सूचक जो है उसमें लिटमस पेपर हुआ, थाइमोल ब्लू हुए, मेथिल रेड हुए, ये सब कृत्रिम में आ गए। ठीक है, अब बात आती है गंधीय सूचक की। क्या बात आती है? गंधीय सूचक। अब नाम से ही स्पष्ट है, गंधीय सूचक। क्या नाम है? गंधीय सूचक। जिनके ऐसे पदार्थ या ऐसे गंधक जिनकी गंध अम्लीय या माध्यम क्षार के माध्यम में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध, जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षार की माध्यम में, अम्लीय तथा क्षार की माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, अम्लीय तथा क्षार की माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। अम्लीय तथा क्षार के माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे 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 प्याज, आप जानते हैं प्याज, प्याज भी गंधीय सूचक के अंतर्गत आएगा। अम्ल में डालोगे तो उसका गंध अलग होगी, क्षारक में डालोगे तो उसकी गंध अलग अलग होगी। बस मैं इतना लिख लीजिए, आप जल्दी करिए। जैसे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका बारीक कटी हुई प्याज, वैनिला, और क्या होगी? लौंग। ये जो है आपके कहलाएंगे गंधीय सूचक। क्या कहलाएंगे? गंधीय सूचक कहलाएंगे। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, पहले मैं पीएच पैमाना पढ़ा दूंगा, तब मैं अम्ल की रासायनिक गुण और क्षार के रासायनिक गुण की तरफ बढ़ूंगा, ताकि केवल केवल रिएक्शन बचे। ठीक है, आगे चलो। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना अभी पिछला नहीं लिखे हो क्या? अच्छा, चलो, चलो।
चलिए थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए पहले शायद हेडिंग जो है पीएच पैमाना बाद में है, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल के बारे में डिटेल आपको समझ में आ गया। हाँ, अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH। ठीक है, एस्टिक एसिड भी अम्ल ही है, बस वो खनिज अम्ल नहीं है। खनिज अम्ल वही तीन है, HCl, H2SO4 और HNO3। बात समझ आ गई। तो अब है अगला हेडिंग अम्लों का। किताब के क्रम क्रम के अनुसार चलिए, ताकि आप किताब में भी देखिए, उसमें पीएच पैमाना बाद में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे अम्लों तथा क्षारकों के रासायनिक गुण। क्षारकों रासायनिक रासायनिक। पहला है अम्ल का धातुओं से क्रिया। अम्ल का धातुओं से क्रिया, धातुओं से। अम्ल जो है यानी धातु जो है तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देगी। जो आपका धातु है वो तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस देंगे। तो कैसे करेंगे? आप धातु ले लीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए, जैसे सोडियम धातु है, उसको अम्ल के साथ आप क्रिया कर दीजिए। ठीक है, तनु अम्ल है, और जब क्रिया करोगे तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस देगा। हमारी बात समझिएगा, क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। अब गैस जो होता है द्विपरमाणुक होगा, तो जायज में संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो अब क्या बनाएगा? लवण। हमने कहा इसका प्लस इसका माइनस क्रिया कर क्या बना देगा? लवण बना देगा, NaCl। और अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को क्लोरीन संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो सोडियम भी क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। यानी कोई भी धातु जब अम्लों से क्रिया करेगी, तनु अम्लों से क्रिया करेगी, तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगी। क्या देगी? लवण और हाइड्रोजन गैस देगी। एकदम शानदार तरीके से समझ आया। जब कोई धातु तनु अम्लों से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। एक और एग्जांपल देख लेंगे, जैसे मैग्नीशियम है, आपका H2SO4 के साथ क्रिया किया। किसके साथ क्रिया कर रहा है? H2SO4 के साथ क्रिया कर रहा है, तो मैग्नीशियम पर भी डबल प्लस होता है, सल्फर पर भी डबल रिडायन होता है। समान धरायन रिडायन है, तो ये क्रिया कर क्या बना लेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और हाइड्रोजन गैस आपका निर्गत हो जाएगा। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? यानी अम्ल जो है अगर वो धातुओं से क्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगी। अम्ल धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देंगे। बात समझ आ गई? अगर हम बात करते हैं दूसरा, क्षारकों या क्षारक का धातुओं से क्रिया। क्षारक का धातुओं से क्रिया या अभिक्रिया। हालांकि अधिकांश धातु जो है वो क्षारक से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ क्रिया करके जो है, जैसे क्षारक के साथ क्रिया करेंगे तो सोडियम जो है, धातु कोई ले लेते हैं हम लोग, जिंक ले लेते हैं, जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो हमने कहा ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस निर्गत होगा। इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निर्गत होगा, और जो बनाएगा वो बनाएगा हाइड्रोजन गैस निर्गत। यहाँ पे 2 संतुलित करना पड़ेगा, तो Na2ZnO2, इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनाएगा। यानी जब कोई धातु किसी क्षारक के साथ क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन अधिकांश धातुएं जो है वो क्षारक से क्रिया नहीं करती हैं। जैसे जिंक है, इसके साथ क्रिया करेगा क्षारक के साथ, NaOH क्या क्षारक है, तो क्या बनाएगा? लवण। सोडियम जिंकेट क्या है? लवण है, और हाइड्रोजन गैस देगा। बस सुन आगे, उतार लीजिए, थोड़ा तेजी तेजी लिखिए बेटा। अब इसके बाद हेडिंग है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्लों के साथ क्रिया। लिख लीजिए। अगला है
धातु कार्बोनेटों और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों का, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों का, कार्बोनेटों का अम्ल से क्रिया, अम्ल से। सबसे पहले इसमें जानना है धातु कार्बोनेट क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, पढ़ेंगे क्या तब इसके आगे हम लोग चलेंगे। अगर किसी कार्बोनेट आयन के साथ अगर धातु लगा हुआ है तो आपका हो गया धातु कार्बोनेट। ये क्या हो गया? धातु कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन क्या है? कार्बोनेट आयन क्या है? CO3 डबल माइनस। अगर कोई धातु लग गई है, अब इसको पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट, दोनों से मिलकर क्या बनाएंगे? धातु कार्बोनेट। ठीक। और इसी तरह से किसी हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अगर धातु लगा हुआ तो उसको बोलेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग धातु बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। बीच में हाइड्रोजन उसका हम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका नाम हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस समझ गए? अच्छा, अब पूरी थ्योरी सुनिएगा। जब कोई धातु कार्बोनेट किसी अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जब कोई धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करता है तो सदैव लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। उसी तरह से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, या जिसे हम लोग धातु बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जब किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। क्या देगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। बात समझ में आ गई? चलो हम लोग उठाते हैं मुद्दा। जब कार्बोनेट साथ धातु लगेगा धातु कार्बोनेट, जब कार्बोनेट बाई कार्बोनेट साथ धातु लगेगा उसे हम धातु बाई या धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, पहले हम लोग हिंदी लिख लेते हैं। जब धातु कार्बोनेट, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ क्रिया करता है, अम्लों के साथ क्रिया करता है, अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो कोई धातु कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले लिया, इसका किसी अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं। क्या क्रिया करा रहे हैं? अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तो मैंने क्या कहा? सदैव लवण, अगर मैं हिंदी पहले लिख दूं, अगर मैं हिंदी यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल से क्रिया कराओगे तो आपका बनेगा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। धातु कार्बोनेट अगर हम लोग से क्रिया करें क्या बनाएगा? लवण, जल और कार्बन डाई ऑक्साइड बनेगा। मैं एक धातु कार्बोनेट ले रहा हूं, जैसे आपका मैं ले लिया सोडियम कार्बोनेट, इसका क्रिया करा दिया अम्ल से। देखो, याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक, यहाँ पे दो का सूत्र आपको पता ही है, जल होता है। जल का सूत्र आपका जानते हो H2O होता है। यहाँ पे जल का सूत्र आपको पता है, जल का सूत्र H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र जानते हो CO2 होता है। जल लिक्विड फॉर्म में रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रहेगा। इतना तो सबको फिक्स होगा, सब में जल रहेगा।
सब में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। अगर धातु कार्बन के साथ अम्ल क्रिया करोगे तो ये दो चीजें मिलेंगी। लवण का सूत्र कैसे बनाएंगे, इसका प्लस और इसका माइनस क्रिया करना है। अब मुद्दा ये है, कोई भी तत्व किसी तत्व के साथ तभी संयोग करता है जब उसके आयन बराबर हो। यहाँ पे सोडियम 2 है तो मतलब 2 प्लस होगा, यहाँ पे क्लोरीन अकेला है, उस पर एक ऋण है, तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 से गुणा करा देंगे। अब 2 सोडियम 2 क्लोराइड आयन से क्रिया करके 2NaCl बनने, आपका झक्कास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। और भी उठा लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो भी धात्विक कार्बोनेट बोल, आप क्या करोगे, H2SO4 के साथ क्रिया कराओगे। फिर वही चीज, 2 चीज तो आपको फिक्स है, 2 चीज आपको फिक्स है, कौन कौन सा, जल का सूत्र आप जानते ही हो, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र आप जानते हो, CO2 गैस। बच्चा क्या है, बचा इसका धातु मैग्नीशियम और इसका सल्फेट आयन। मैग्नीशियम पर भी डबल प्लस होता है, सल्फेट पर भी डबल ऋण होता है, मतलब झंझट खत्म, समान आयन है, ठीक है। Mg प्लस प्लस सल्फेट आयन मिलकर क्या कर लेंगे, बना लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, जो कि क्या है, लवण है, जो कि क्या है, लवण है। बात समझ में आगे, किसी कोई दिक्कत है, लेकिन यहाँ ध्यान देना, जो आपका लवण प्राप्त होगा वो विलयन के रूप में प्राप्त होगा। बात समझ में आ गई, किसी कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, ये काम कैसे करते हैं, जैसे मान लो इसका इस केस में क्रिया कराना है, ठीक है, तो Na2 प्लस CO3 डबल माइनस, और ये हो गया आपका 2H प्लस और Cl माइनस। थोड़ा सा देखिएगा, ये प्लस वाला माइनस वाला से निपट गए, क्या बन गया, 2NaCl बना दी। अब यहाँ पे ये बेचारा रो रहा है, ये बेचारा रो रहा है। और आपको मैं बता दूं, अमोनियम जो होता है कभी भी अपने मुक्त आयन में नहीं रह पाता है, ये अमोनिया और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है। कार्बोनेट कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है, कार्बोनेट आयन एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आयन में टूट जाता है, ऑक्साइड आयन में टूट जाता है। एक थप्पड़ खींच के मारेंगे बेटा। इसी प्रकार से सल्फेट आयन जो है ये भी मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड आयन में वियोजित हो जाता है। अमोनियम आयन मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता, NH3 अमोनिया गैस H प्लस में टूटता है, कार्बोनेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड आयन में टूटता है, सल्फेट आयन यानी SO4 डबल माइनस जो है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड डबल आयन में टूट जाता है। उसी हिसाब से जब ये दोनों जो है सोडियम क्लोराइड बना लिए, ये बेचारा मुक्त अवस्था में रह नहीं पाया और वियोजित हो जाता है। ये कार्बोनेट आयन जो है, ये कार्बोनेट आयन जो है ये वियोजित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और O डबल माइनस में। अब O डबल माइनस और H प्लस कहते बेटा हम भी अकेले हैं, तुम भी अकेले हो, चलो हम लोग भी मिल जाते हैं, तो H प्लस और O डबल माइनस मिलकर क्या बना लेता है, जल बना लेता है। इस प्रकार तैयार होती है पूरी रिएक्शन, ये दोनों मिलकर H प्लस और O डबल माइनस मिलकर जल बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त अवस्था में हो गया और सोडियम और क्लोराइड आयन जो है लवण बनाए थे। बस सुना गई। अब अगला देखेंगे धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जो धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है अगर ये अम्ल से क्रिया करता है तो भी वही प्रक्रिया होती है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। बस में आगे दोनों धातु कार्बोनेट भी और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दोनों अगर अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनाएंगे। अब यहाँ पे धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी क्या है, धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट या धात्विक सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर ये किसी अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सेम प्रोसेस होता है। आपके यहाँ पे 2 चीजों का सूत्र आपको मालूम ही होता है, जल का H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का CO। यहां पर भी क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस निपटेंगे, Na प्लस Cl माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाइकार्बोनेट जो है ना बेटा, यहाँ पर जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट जो है वो वियोजित किसमें होता है? ये वियोजित होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोक्साइड आयन। समझे? बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोक्साइड आयन में वियोजित होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो मुक्त हो जाता है, OH माइनस KH प्लस से क्रिया करके जल बना लेता है। क्या बना लेता है? जल बना लेता है। बात समझे ना? तो अब यहां पर जो है एक और एग्जांपल अगर हम ले लें पोटेशियम बाइकार्बोनेट की, ये आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। बातें समझ आ गई? ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों तथा क्षारकों की आपस में क्रिया कैसे होती है। जब कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, अम्ल तथा क्षारकों की, अम्लों तथा क्षारकों की। या बोल दे अम्लों की क्षारकों से अभिक्रिया। क्या हेडिंग बोल रहे हैं? अम्लों की क्षारकों से क्रिया, या अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे क्रिया करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अम्ल की क्षारकों से क्रिया। एक डायलॉग है, जब कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षारक से क्रिया करता है तो सदैव लवण एवं जल बनाता है। जब कोई प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षारक से अपक्रिया करता है तो सदैव लवण एवं जल बनाता है। लवण एवं जल बनाने किसी अपक्रिया को ही उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। बात समझ आ गई? तो यहां पर जब भी अम्ल कोई क्षारक से अपक्रिया करेगा, जब कोई अम्ल, इसको उदासीनीकरण अपक्रिया भी बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन में बोलते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, इसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया बोलेंगे। जब कोई अम्ल या जब कोई प्रबल अम्ल, जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अपक्रिया करता है, जब कोई अम्ल किसी जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अपक्रिया करता है। हेलो, हाँ भैया दोस्तों, अम्ल किसी क्षारक से अपक्रिया करता है, अपक्रिया करता है तो सदैव लवण एवं जल बनता है। लवण एवं जल बनता है। लवण एवं जल बनता है। लवण एवं जल बनने किसी अपक्रिया को, लवण एवं जल बनने की क्रिया को, बनने की इस क्रिया को, इस क्रिया को, इस क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यानी जब भी अम्ल और क्षारक मिलेंगे, अम्ल और क्षारक मिलेंगे तो हमेशा क्या तैयार होगा? लवण एवं जल। क्या तैयार होगा? लवण एवं जल तैयार होगा। जैसे अगर हम अम्ल ले लिए, यह Cl है और क्षारक यानी OH है, हमने क्या कहा? अगर हम इसे आयनम देखें तो H प्लस Cl माइनस और ये Na प्लस OH माइनस, प्लस वाला इसके साथ H प्लस OH माइनस साथ क्रिया कर क्या बना लेगा? जल बना लेगा। और Na प्लस Cl माइनस साथ क्रिया कर क्या बना लेगा? लवण बना लेगा। हो गया। जब कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करता है तो लवण एवं जल बनता है। लवण और जल बनने की क्रिया क्या कहेंगे? उदासीनीकरण क्रिया कहेंगे। आप लोग बता लीजिए। अब चलिए अगला देखिए। अगली हेडिंग है धात्विक ऑक्साइड का अम्लों से क्रिया।
धात्विक ऑक्साइड का अम्लों से क्रिया, अम्लों से जब मैं परिभाषा बता रहा था क्षारक की, तो मैंने एक परंपरागत परिभाषा बताया था, एक पुरानी परिभाषा बताया था, पुरानी किताबों में था, जब कोई पदार्थ या यौगिक को जलीय विलयन में घोला जाता है, या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन या ऑक्साइड आयन, मैंने दोनों चीजें बोला था, हाइड्रॉक्सिल आयन या ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, ऐसे यौगिकों को क्षारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षारक कहा जाता है। तो धातु ऑक्साइड भी ना क्षारक ही होते हैं, जो धातु ऑक्साइड वो भी क्या होते हैं? क्षारक होता है। अब धातु ऑक्साइड अगर अम्लों से क्रिया करेगा तो भी क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा, क्योंकि मैंने परिभाषा बताया था, जब कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करता है तो लवण और जल ही बनाता है। तो जो आपका धात्विक ऑक्साइड है, इसी को हम क्षारकीय ऑक्साइड बोलते हैं या धातु ऑक्साइड बोलते हैं। हमारे पास समझ रहे ना? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के साथ क्रिया करें, तो मैं पहले हिंदी लिख देता हूं। धात्विक ऑक्साइड जो है, धात्विक ऑक्साइड जो है, ये अम्ल से क्रिया करेगा तो हर हाल में क्या बनाएगा? लवण और जल ही बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल ही बनाएगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, ये आपका धातु अगर अम्लों के साथ क्रिया करेगा, धातु अगर अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, लवण और क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन अगर धात्विक ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और जल देगा, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड एज लाइक ए बेसिस या एल्कली, ये क्षारक की तरह ही काम करते हैं। कौन? धात्विक ऑक्साइड। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, धात्विक ऑक्साइड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड अगर हम अम्ल से क्रिया करते हैं यानी HCl से क्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। कैसे? कैल्शियम पर डबल प्लस होता है, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, आयनों भी योजित करेंगे H प्लस Cl माइनस, और Ca डबल प्लस और O डबल माइनस होगा। कोई तत्व किसी तत्व के साथ तभी सहयोग करता जब उसके आयन बराबर हो, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे ताकि आयन बराबर हो जाए। CaCl से क्रिया करके यानी कैल्शियम आयन क्लोराइड आयन से क्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा प्लस, और H प्लस और O डबल माइनस क्रिया करके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। ये हो गया आपका धात्विक ऑक्साइड का अम्ल के साथ अब क्रिया। क्लियर बात समझ आ गई? इसी तरह से आप ले लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, इसको भी किसी अम्ल के साथ क्रिया करा दीजिए, H2SO4। MgO भी क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। तो Mg सल्फेट, मैग्नीशियम आयन सल्फेट आयन क्रिया करके क्या बना लेगा? मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, और H2O बन जाएगा, ये जल बना लेंगे। बात सुना गई? अब इसके बाद का एक हेडिंग है अधात्विक ऑक्साइड का अम्लों के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड का अम्लों के साथ क्रिया, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड का, अधात्विक ऑक्साइड का अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ अधात्विक ऑक्साइड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक है। अगर उसे किसी अम्लों के साथ आप क्रिया करते हैं, जैसे अधात्विक ऑक्साइड का किसी अम्लों के साथ क्रिया कराए, अम्ल बोले तो कौन लेंगे? अम्ल अगर हम ले लेते हैं सोडियम, क्या ले इसको, अम्ल, इसके साथ कौन सी क्रिया कराए बेटा? अधात्विक ऑक्साइड अगर अम्लों के साथ क्रिया कराए क्या बन सकता है? बताइए। अगर अधात्विक ऑक्साइड का अम्लों के साथ क्रिया कराएं तो क्या बन सकता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सॉरी, अधात्विक ऑक्साइड तो हम लोग साथ क्रिया नहीं करेगा, क्षारक के साथ क्रिया करेगा। किस साथ क्रिया करेगा? क्षारक के साथ क्रिया, तभी तो गलत आ रहा था बेटा, इसको देखिएगा। अधात्विक ऑक्साइड का क्षारकों के साथ क्रिया है, सॉरी, तभी कह रहे हैं कि काहे नहीं। अधात्विक ऑक्साइड का
क्षारकों के साथ अक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम क्षारकों के साथ क्रिया करते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का बुझे हुए चूने के साथ आप क्रिया करें, यानी क्षारक के साथ आप क्रिया करेंगे, तो क्या बनाएगा? बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट और जल। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। बनाएगा तो लवण और जल ही। अधात्विक ऑक्साइड अगर क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल ही बनाएगा। बस अंतर है कि वो धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है और अधात्विक ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? क्षारक के साथ क्रिया कर रहा है। तो अधात्विक ऑक्साइड जो है क्षारकों के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट यानी लवण और जल बनाएगा। बात सुन आगे क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए देखते हैं।